हेलो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं कक्षा 8वीं की हिंदी इकाई 2 पाठ 5 खेती से आई तब्दीलियाँ। खेती से आई यानी खेती करने के बाद जो परिवर्तन आया, बदलाव आया, चेंजेस आया। ठीक है, तब्दीलियाँ यानी तब्दील होना यानी चेंजेस। ठीक है, और इसे ये लेसन जो है ये लिखा है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। आप सबको पता है पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन थे। ओके, सो ये एक पत्र है, तो इनका इनका परिचय देख लेते हैं लेखक का। इनका जन्म 1889 यानी 1889 में हुआ था, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। मृत्यु 27 मई 1964 यानी 27 में 1964 में नई दिल्ली में हुआ था मृत्यु। ये स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ये कैसे थे? चिंतक यानी किसी बात पे गहन सोच विचार करने वाले। वक्ता मतलब बहुत ही अच्छे स्पीकर थे। अब जाहिर सी बात है बच्चों की वो एक नेता थे, तो वक्ता, अच्छे वक्ता तो होंगे ही। लेखक भी हैं ये और विचारक थे। ठीक है, नेहरू जी ने आधुनिक भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया इन्होंने जो आज का हमारा भारत है, क्योंकि पहले प्रधानमंत्री यही हैं। ठीक है, तो किस तरीके से हमारा देश जो आगे बढ़ा, किस तरीके से बैंक वगैरह जो भी बहुत सारे चेंजेस हुए वो इन्होंने किया, बहुत अच्छे अच्छे काम किए। और उसके बाद इनकी जो पुत्री थी इंदिरा गांधी, वो भी देश की प्रधानमंत्री बनी, और उन्होंने भी जो बैंक किस तरीके से आर्थिक जो हमारी इकोनॉमिक है उसे अच्छा काफ़ी किया। किस तरीके से उन्होंने भारत को मतलब जो भारत के किसान थे उन्हें बैंकों से जोड़ा, उसके बारे में फ़ायदे बताए और बहुत सारे ऐसे काम किए। ठीक है, आपने विज्ञान और प्रौद्योगिकी, ठीक है, प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी के विकास को प्रोत्साहित किया। ठीक है, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं एक आत्मकथा, दुनिया के इतिहास का स्थूल दर्शन, दुनिया के इतिहास का स्थूल दर्शन, भारत की खोज, पिता के पत्र पुत्री के नाम। तो ये सब इनकी रचनाएं हैं। तो ये जो हम देख रहे हैं ना, ये भी एक पत्र ही है जो कि वो अपनी बेटी इंदिरा गांधी को लिखते हैं। तो देखिए पत्र लेखन किस तरीके से होता है, यहाँ पे आपको वो भी पता चलेगा। प्रिय बेटी इंदिरा, अपने पिछले खत यानी कि लेटर, चिट्ठी में मैंने कामों के अलग अलग किए जाने का कुछ हल बतलाया था कि किस तरीके से काम का हल यानी सल्यूशन उन्होंने बताया था। बिल्कुल शुरू में जब आदमी सिर्फ शिकार पर गुजर बसर करता था, काम बंटे हुए न थे। यानी स्टार्टिंग में जब इंसान नॉमेडिक लाइफ जीता था, यहाँ से वहाँ शिकार पर गुजर बसर करता था, गुजर बसर नहीं जीविका, अपनी रोजी रोटी कमाना, तो उस टाइम पे काम बटे हुए नहीं थे। तो यहाँ पे आदमी औरत सब एक साथ क्या करते थे, काम अपना जो भी रहता था मिल बांट के करते थे। हर एक आदमी, जितने भी आदमी रहते थे वो शिकार करते थे और मुश्किल से, यहाँ पे करते थे नहीं करता था है, मैं आपको जस्ट एक्सप्लेन किया ऐसा। हर एक आदमी, यहाँ पे हर एक का मतलब क्या, हर एक, ये वाला हर एक आदमी शिकार करता था और मुश्किल से खाने भर को पाता था। तो सारे आदमी शिकार करते थे और मुश्किल भर से उनको खाने को मिलता था सबको। सबसे पहले मर्दों और औरतों के बीच में काम बंटना शुरू हुआ होगा। मर्द शिकार करता होगा और औरत घर में रहकर बच्चों और पालतू जानवरों की निगरानी करती होगी। यहाँ पे ये अज्यूम कर रहे हैं कि किस तरीके से धीरे धीरे इंसान विकसित हुआ, किस तरीके से धीरे धीरे आज जो हम देख रहे हैं आधुनिक दुनिया, पूरा किस तरीके से मॉडर्न दुनिया को देख रहे हैं कि पहले क्या होगा कि पहले तो सब लोग शिकार करते जाते होंगे, फिर धीरे धीरे काम का बंटना शुरू हुआ होगा कि मर्द ये काम करेंगे, औरतें ये काम करेंगी। मर्द क्या काम करेंगे, जाएंगे वो शिकार करेंगे, और औरतें क्या करेंगे, पालतू जानवरों की निगरानी यानी देखभाल करेंगी, उनको देखेंगी और अपने बच्चों को। जब आदमियों ने खेती करना सीखा तो बहुत सी नई नई बातें निकली। जब स्टार्टिंग में आदमियों ने, अब ये तो आपको पता है, अपनी हिस्ट्री में पढ़ी है किस तरीके से क्या क्या हुआ। तो जब आदमियों ने खेती करना सीखा तो बहुत सी नई नई बातें निकली। पहली बात, मैं आपको एक एक वर्ड बताती हूँ ताकि जिन बच्चों को पढ़ने में दिक्कत हो वो यहाँ पे रीडिंग अच्छे से कर पाएँ। पहली बात यह हुई कि काम कई हिस्सों में बंट गए, कई हिस्सों में काम को बांटा गया। कुछ लोग शिकार खेलते और कुछ खेती करते और हल चलाते। ओके, ज्यों-ज्यों दिन गुजरते गए। यहाँ पे क्या बोला गया है कि जब आदमियों ने खेती करना सीखा तो बहुत सी नई नई बातें निकली। पहली बात यह हुई कि काम कई हिस्सों में बँट गए,
ठीक है। जितने लोग हैं अलग अलग काम करेंगे। कुछ लोग शिकार खेलते, अच्छा ये तो मैंने आपको बता दिया। कुछ लोग हल चलाते, हल चलाते मतलब आपको पता है प्लॉइंग, खेत को जोतना, हल जो इस तरीके से होता है, पहले ऐसे होता था ना, इस तरीके से इसको मिट्टी में गाड़ा जाता था और ये मिट्टी को ऊपर कर देता था पूरा इस तरीके से। ओके, ज्यों ज्यों जैसे जैसे, ज्यों ज्यों यानी जैसे जैसे दिन गुजरते गए, आदमियों ने नए नए पेशे यानी ऑक्यूपेशन सीखे और उनमें पक्के हो गए। धीरे धीरे कोई पॉट्स बनाने लगा, कोई कपड़े बनाने लगा, ठीक है, और कोई खेती करता उसी से अच्छी अच्छी चीज़ें बना के बेचने लगा। इस तरीके से वो अलग अलग काम करते जाते और अलग अलग उसमें वो पक्के होते जाते। अब सिंपल सी बात है, जो जो काम करेगा उस ऑक्यूपेशन में वो क्या होगा, निपुण होता जाएगा। ठीक है। खेती करने का दूसरा अच्छा नतीजा यह हुआ कि गांव और कस्बे बने। जब खेती करने लगे वो, तो इसका अच्छा नतीजा यानी इसका अच्छा परिणाम, अच्छा रिजल्ट क्या हुआ कि गांव क्या हो गए, कस्बे बने। तो गांव क्या होने लगे, कस्बे यानी कि आप कह सकते हो कि शहर जितना नहीं, यानी कि शहर से छोटा गांव से बड़ा। ठीक है, गांव एकदम कैसा होता है, एकदम देहात, उससे थोड़ा डेवलप हुआ। ठीक है, मतलब शहर से कम बट गांव से काफ़ी अच्छा। तो गांव से गांव और कस्बे बने। तो यहाँ पे गांव बना, गांव पहले कैसे, गांव पहले कोई इधर रहता था, कोई इधर, कोई इधर, फिर यहाँ से लोग यहाँ पे शिकार खत्म तो दूसरी जगह जाते थे, इस तरह से घूमते रहते थे। लेकिन जब यहाँ पे खेती करने लगे तो एक ही जगह वो खेती करते थे और इस तरीके से गांव उनका बढ़ने लगा। गांव बना, उसके बाद कस्बा बना और लोग इनमें आबाद होने लगे। आबाद यानी पूरा बसने लगे लोग, क्योंकि जहाँ पे उनकी खेती रहेगी वहीं पे वो कर रहेंगे, उसका उसकी निगरानी करेंगे। और जब उनको यहीं पे खाना मिल रहा है, यहीं पे फसल उगेगा, यहीं पे फसल बोएंगे, काटेंगे, फिर उगाएंगे, तो यहीं पे रहेंगे ना, फिर इधर उधर क्यों घूमेंगे। खेती के पहले लोग इधर उधर घूमते फिरते थे और शिकार करते थे। ठीक है, उनके लिए एक जगह रहना ज़रूरी नहीं था। कैसे रहेंगे एक जगह, ये तो आपने हिस्ट्री में भी पढ़ा है। शिकार हर एक जगह मिल जाता था। इसके सिवा उन्हें गायों, बकरियों और अपने दूसरे जानवरों की वजह से इधर उधर घूमना पड़ता था। ठीक है, तो यहाँ पे वो बता रहे हैं कि इस तरीके से उनके लिए एक जगह रहना ज़रूरी नहीं था जब वो इधर उधर घूमते थे, क्योंकि शिकार हर एक जगह मिल जाता था। इसके सिवा उन्हें गायों को, बकरियों को और अपने दूसरे जानवरों की वजह से भी इधर उधर घूमना पड़ता था उनको चराने के लिए। इन जानवरों के चराने के लिए चरागाहों की ज़रूरत थी। एक जगह कुछ दिनों तक चरने के बाद ज़मीन में जानवरों के लिए काफ़ी घास पैदा नहीं होती थी और सारी जाति को दूसरी जगह जाना पड़ता था। अब यहीं पे रोज़ अपनी गाय भैंस को चराएंगे चराएंगे तो कितना घास रहेगा, फिर यहाँ ख़त्म हो जाएगा, फिर दूसरी जगह लेके जाएंगे। और जो उनकी जात के, उनके समुदाय के जो लोग थे, फिर सबको एक साथ में दूसरी जगह जाना पड़ता था जहाँ पे घास रहे, जहाँ पे शिकार भी मिले। जब लोगों को खेती करना आ गया तो उनका ज़मीन के पास रहना ज़रूरी हो गया। ज़मीन को जोत बोकर वे छोड़ नहीं सकते थे। अब जब वो लोगों को खेती करना आ गया तो ज़मीन के पास ही रहना पड़ेगा। अब ज़मीन को जब यहाँ से छोड़ के चले जाएंगे तब तो कोई आके दूसरा ही कब्जा कर लेगा, कोई फसल काट के लेके चला जाएगा, उनकी मेहनत तो बेकार जाएगी। तो जोत बोकर यानी क्या होता है, जोतना यानी खेत को प्लॉइंग करना, आपको पता है, और बोना यानी बीज बोना उसमें। तो उसको जोत बोकर यानी उसको जोत लिया और फिर उसमें बो दिया सीड्स, तो उसको छोड़ के नहीं जा सकते थे। उन्हें साल भर तक लगातार खेती का काम लगा ही रहता था और इस तरह गांव और शहर बन गए। अब ऐसा तो है नहीं कि फसल आज सीड्स वो उसके डाले और कल फसल तैयार हो गई, नहीं, उसको उसमें बहुत काम होता है, आपको पता है, इतना टाइम उसमें लग जाता है अच्छा खासा। तो इसके लिए वो धीरे धीरे गांव बना, गांव से फिर धीरे धीरे डेवलप होकर शहर बन गया। जैसे आज भी आप देख सकते हो किस तरीके से सारे गांव धीरे धीरे कस्बा बन रहा है, फिर धीरे धीरे शहर बन जा रहा है। दूसरी बड़ी बात जो खेती से पैदा हुई वह यह थी कि आदमी की ज़िंदगी ज़्यादा आराम से कटने लगी। अब एक जगह रहने लगे बेचारे, तो यहाँ वहाँ घूमने की ज़रूरत नहीं। अब जैसे अब यहाँ पे टेंट वेंट अपना बनाया, घर वर बनाया, फिर यहाँ से उनको थोड़ा सा, मतलब कुछ भी टेंट वेंट बनाया, थोड़ा सा यहाँ रहने लगे, फिर दूसरी जगह जाके रहेंगे, वहाँ का माहौल, वहाँ का टेम्परेचर, वहाँ का सारी चीज़ें चेंज होती थी, तो उनको अभी प्रॉब्लम होती थी। लेकिन अब उनकी ज़िंदगी कैसे आराम से एक जगह पे खेती करके आराम से खा पी के रहते थे, आराम से कटने लगी उनकी लाइफ। खेती से ज़मीन में अनाज पैदा करना सारे दिन शिकार खेलने से कहीं ज़्यादा आसान था। तो खेती में ज़मीन में अनाज पैदा करना ये काफ़ी अच्छा था, काफ़ी इजी हो गया था। सारा दिन शिकार करते थे, कोई मिला तो मिला, नहीं मिला तो नहीं मिला। एक मिला कुछ शिकार तो उससे कुछ का पेट भरेगा, कुछ का पेट नहीं भरेगा, थोड़े थोड़े में होगा। लेकिन अब यहाँ पे फसल उगा रहा है तो अच्छा खासा भरपेट के खाना मिलेगा सबको।
इसके सिवा यानी इसके अलावा ज़मीन में अनाज भी इतना पैदा होता था जितना वे एकदम खा नहीं सकते थे। इसे सुरक्षित भी रखते थे वो, ठीक है, इसे वे सुरक्षित रखते थे। अब इतना अनाज पैदा हो जाता था कि वो ऐसा थोड़ी है कि पूरा का पूरा खा जाएंगे, सुरक्षित भी रख पाते थे वो। लेकिन शिकार जब करते थे तो क्या उसे वो सुरक्षित रख पाएंगे? मीट को सुरक्षित कितने दिन तक रखेंगे? लेकिन अनाज ऐसी चीज़ है जिसे हम सालों साल तक उससे सुरक्षित रखते हैं। एक और मज़े की बात सुनो, तो यहाँ पे अपनी बेटी को संबोधित करते हैं कि एक और मज़े की बात सुनो। जब आदमी निपट शिकारी था, निपट यानी केवल सिर्फ शिकारी था, तो वह कुछ जमा न कर सकता था, या कर भी सकता था तो बहुत कम, किसी तरह पेट भर लेता था। उसके पास बैंक न थे जहाँ वह अपने रुपए व दूसरी चीज़ें रख सकता। अब सही बात है, अब यहाँ पे जब वो सिर्फ शिकार करता था तब वो कुछ जमा कैसे कर सकता था? अनाज रखेगा कि चलो दाल चावल गेहूँ रख दिया, इस साल अगर दाल नहीं पैदा हुआ उस साल के लिए रख दिया, ऐसा तो होता नहीं था। कितने दिन शिकार जो मीट है वो कितने दिन रखेंगे वो? तो इस तरीके से बैंक भी नहीं थे कि जो वहाँ पे अपने पैसे और दूसरी चीज़ों को रख सके। उसे तो अपना पेट भरने के लिए रोज़ शिकार खेलना पड़ता था। डेली उसको तो पेट भरने के लिए ही मशक्क़त करनी पड़ती थी, मेहनत करनी पड़ती थी। बैंक बैलेंस क्या करेगा वो? खेती से उसे एक फ़सल में ज़रूरत से ज़्यादा मिल जाता था। तो एक ही फ़सल में गेहूँ बो दिया तो उसे ज़रूरत से ज़्यादा मिल गया। अतिरिक्त यानी ज़्यादा खाने को वह जमा कर देता था। मतलब जो अतिरिक्त जो बचता था, खाने के अलावा जो बचता था, उसे वह क्या करता था? स्टॉक में जमा कर देता था। इस तरह लोगों ने अतिरिक्त अनाज जमा करना शुरू किया। अतिरिक्त यानी खाने के अलावा जो बचता था, अतिरिक्त बचा हुआ अनाज जमा करना शुरू किया। लोगों के पास अतिरिक्त अनाज इसीलिए हो जाता था कि वह उससे कुछ ज़्यादा मेहनत करते थे जितना सिर्फ पेट भरने के लिए ज़रूरी था। तो देखो, अभी अतिरिक्त अनाज उनके पास कैसे आ जाता था? वो ज़्यादा मेहनत करते थे, खाने के अलावा भी वो बचा सके, ठीक है, इतना वो मेहनत करते थे। तुम्हें मालूम है कि आजकल बैंक खुले हुए हैं। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि तुम्हें मालूम है कि आजकल बैंक खुले हुए हैं जहाँ लोग रुपए जमा करते हैं और चेक लिखकर निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे बता रहे हैं, लेखक यहाँ पे कह रहे हैं कि अब तुम्हें तो ये पता ही है कि आजकल बैंक सब जगह खुले हुए हैं जहाँ पे लोग अपने पैसे जमा कर सकते हैं। और चेक आपको पता है, जो आजकल हम चेक यूज़ करते हैं, चेक के थ्रू जो पैसा निकालते हैं, देते हैं दूसरों को चेक, उसके चेक लिख कर निकाल सकते हैं। यह रुपया कहाँ से आता है? अगर तुम गौर करो यानी अगर तुम ध्यान दो तो तुम्हें मालूम होगा कि यह अतिरिक्त रुपया है, यानी ये बचा हुआ पैसा। जैसे कि अनाज वो बचा के रख रहे हैं, वैसे ये अतिरिक्त रुपया है, यानी ऐसा रुपया जिसे लोगों को एक बारगी खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब इतना पैसा तो उनके पास ये बच रहा है कि जो एक समय में, एक बारगी यानी एक समय में खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। तो उनके पास पैसा बचा हुआ है, तब तो वो बैंक में रख रहे हैं। इसे वे बैंक में रखते हैं जो बचता है उनके पास। वही लोग मालदार हैं जिनके पास बहुत सा अतिरिक्त रुपया है, और जिनके पास कुछ नहीं वे गरीब हैं। अब यहाँ पे लेखक ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो अमीर गरीब में जो फ़र्क है, जो एक कह सकते हैं कि जो एक दोनों में एक गैप है। तो जो मालदार हैं यानी जो अमीर हैं, उन जिनके पास बहुत सा अतिरिक्त रुपया है, तो मालदार वही लोग हैं जिनके पास बहुत सा पैसा है। और गरीब कौन है? जिनके पास कुछ भी नहीं है, वो गरीब हैं। सिंपल सी बात है। आगे तुम्हें मालूम होगा कि यह अतिरिक्त रुपया आता कहाँ से। अब ये तुम्हें पता होना चाहिए, तुम्हें पता भी होगा कि जो अतिरिक्त यानी ये जो पैसा बच रहा है, जो खर्च करने के बावजूद जो बचा हुआ है, ये कहाँ से आता है। इसका सबब यानी इसका कारण यह नहीं है कि आदमी दूसरे से ज़्यादा काम करता है और ज़्यादा कमाता है, बल्कि आजकल जो आदमी बिल्कुल काम नहीं करता उसके पास तो बचत होती है, और जो पसीना बहाता है उसे खाली हाथ रहना पड़ता है। आप देखते होंगे आज भी बहुत से आदमी ऐसे हैं जो दिन रात पसीना एक करते हैं, जैसे मज़दूर होते हैं, तो वो दिन रात खून पसीना की मतलब एक कर देते हैं, लेकिन फिर भी उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो भरपेट खाना खा सके, तो वो बैंक में क्या जमा करेंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो यहाँ पे कुछ आदमी बिल्कुल काम नहीं करते, लेकिन उनके पास फुल एकदम पैसे कमाई होती है। अब आप समझ सकते हो कि कहाँ-कहाँ से वो पैसे कमाते हैं, ठीक है? किस तरीके से, इल्लीगल तरीके से भी होता है, और कुछ भी कई तरीके होते हैं। तो इस तरीके से बोल रहे हैं कि कितना बुरा इंतज़ाम है। यहाँ पे लेखक ये कह रहे हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ये कह रहे हैं कि कितना बुरा इंतज़ाम है। कोई इतना मालदार है, कोई इतना अमीर है, कोई इतना गरीब है। तो यहाँ पे वो बता रहे हैं कि ये कितना बुरा इंतज़ाम है। बहुत से लोग समझते हैं कि इसी बुरे इंतज़ाम के कारण दुनिया में आजकल इतने गरीब आदमी हैं। अभी शायद तुम यह बात समझ न सको,
इसलिए इसमें सिर न खपाओ। अब यहाँ वे अपनी पुत्री को ये समझा रहे हैं कि अब अभी तुम्हें ये शायद समझ में ना आए कि ऐसा क्यों है कि कुछ गरीब इतने, कुछ अमीर इतने, ऐसा क्यों है। तो ये दुनिया में जो इंतज़ाम है इसलिए इतने गरीब हैं, ये सारे इंतज़ाम, इसमें ज़्यादा सिर ना खपाओ, ज़्यादा दिमाग ना अड़ाओ, अपना लगाओ, ज़्यादा बुद्धि मत लगाओ, अभी नहीं समझ पाओगी ये सब इतनी चीज़ें तुम। थोड़े दिनों में तुम इसे समझने लगोगी, जैसे जैसे आप इसे देखोगे इस सारी चीज़ों को समझ में आएगा आपको। ऐसा वो कह रहे हैं अपनी पुत्री को। इस वक्त तो तुम्हें इतना ही जानना पर्याप्त है, पर्याप्त यानी इनफ है, काफ़ी है, कि खेती से आदमी को उससे ज़्यादा खाना मिलने लगा जितना वह खा नहीं सकता था या जमा कर लिया जाता था। उस ज़माने में न रुपए थे न बैंक। जिनके पास बहुत सी गायें, भेड़ें, ऊँट या अनाज होता था वे ही अमीर कहलाते थे। वो बोल रहे हैं कि पुराने टाइम में क्या होता था, मतलब काफ़ी समय पहले, कि इस वक्त तुम्हें इतना जाना पर्याप्त है कि जो खेती से आदमी को उससे ज़्यादा खाना मिलने लगा जितना कि वो खा नहीं सकता था। और ये वो क्या करने लगे, वो जमा करने लगे। उस ज़माने में पैसे रुपए नहीं थे, बैंक नहीं थे इतने, ठीक है। जिनके पास बहुत सारे गाय होती थी, भेड़ होती थी, ऊँट या अनाज बहुत होता था, तो उनको ही लोग अमीर कहते थे। जिनके पास बहुत सी गायें हैं, ठीक है, उनको अमीर कहते थे कि अरे बहुत गाय हैं उनके पास, ठीक है। भेड़, ऊँट, अनाज, ये सारे जितने जानवर जिनके पास होते थे और जितना ज़्यादा अनाज वो उगाते थे, जितना ज़्यादा खेती करते थे वो अमीर कहलाते हैं। लेकिन आज जिसके पास बैंक बैलेंस ज़्यादा है वो अमीर कहला रहे हैं। तो यहाँ पे वो समझाना चाहते हैं कि किस तरीके से आपको भी, अगर आप देखोगी कल को, अगर तुम्हें भी अगर राजनीति में आओगी या फिर भी आप उनको किस तरीके से अपने देश से प्यार है, तो आगे वो चाहते हैं कि वो भी, उनकी पुत्री भी आगे इन सब कामों को देखे, गरीब को देखे, अमीर को देखे, क्या असमानताएं हैं। और इस पे इंदिरा गांधी ने, जिनको उन्होंने पत्र लिखा है, इस पे उन्होंने काम भी किया था आगे, ठीक है। बैंकों का, जो छोटे छोटे बैंक थे उनको बड़े बैंकों में विलय कराया था और बैंकों को गरीब किसानों तक जोड़ा था, किस तरीके से गरीब किसान उसका फ़ायदा उठा सके, लोन ले सके। बहुत सारे काम उन्होंने किए। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें उन्हें समझाना चाहते थे, जो आगे उन्होंने काम उस पे किया भी, श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने, जो कि वो आगे चल के वो भी प्रधानमंत्री बनी हमारे देश की। यहाँ पे देखो ये गद्य संबंधी, ये मैंने आपको नहीं पढ़ाया था बट आप यहाँ पे देख लो। तो इस लेखक, इस पत्र में जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को पत्र लिखा है। इस पत्र में आदिम अवस्था से आगे बढ़कर खेती के माध्यम से हुए मानवीय सभ्यता का, किस तरीके से इंसानों का किस तरीके से क्रमिक विकास, एक के बाद एक जो विकास हुआ उसको बताया यहाँ पे। और यहाँ पे नेहरू जी ने अमीर गरीब के मानदंड एवं बचत प्रणाली का सुंदर ढंग से समझाया है। बचत करना यहाँ पे कैसे समझाया बच्चों, कि किस तरीके से वो ज़्यादा से ज़्यादा जब वो उगा रहे हैं खेती, तो ऐसा नहीं कि सब ख़त्म कर डाल रहे हैं, वो आगे बचत भी कर रहे हैं, वो अनाज को रख रहे हैं, लोग पैसे भी बैंक बैलेंस में रख रहे हैं। तो यहाँ पे उन्होंने इस पे भी प्रकाश डाला है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आंसर है, क्वेश्चन आंसर जो है ये सारे मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगी, ठीक है, अलग वीडियो में, जो कि होगा डाइजेस्ट का क्वेश्चन आंसर। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, ठीक है, अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिए और उन्हें भी बोलिए चैनल सब्सक्राइब करने के लिए। कोई और वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, बता सकते हो मुझे, तो मैं आपके लिए ज़रूर प्रोवाइड कर दूँगी वो वीडियो। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर। ओके।